जैसे ही तेल बाहर निकलता है, ज्वलनशील वाष्प को झुकती हुई जहाज की ढांचे में उठती चिंगारियों से आग लग जाती है। आग भड़क उठती है और फैलने लगती है। 1960 के दशक में जब यूरोप में तेल की मांग बढ़ी, तो पेट्रोलियम उद्योग ने महसूस किया कि मध्य पूर्व से यूरोप तक तेल ले जाने के लिए अत्यंत बड़े कच्चा तेल ढोने वाले जहाजों या विशाल सुपर टैंकरों का इस्तेमाल करना अधिक किफायती होगा। ये नए सुपर टैंकर इतने बड़े थे कि अटलांटिक महासागर, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के ज्यादातर पुराने बंदरगाह उन्हें समायोजित नहीं कर सकते थे। इसलिए तेल कंपनियों ने इन सुपर टैंकरों के लिए नया तेल टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव रखा। ये नया टर्मिनल मध्य पूर्व से आने वाले तेल के लिए एक डिपो के रूप में काम करेगा और फिर छोटे जहाजों के जरिए यूरोपीय रिफाइनरियों तक तेल भेजा जाएगा। तेल की खेप स्वेज नहर से गुजरती थी, क्योंकि यह मध्य पूर्व से यूरोप का सबसे छोटा रास्ता था। लेकिन उस समय नहर में जहाजों के आकार की सीमा के कारण सुपर टैंकरों को केप ऑफ गुड होप से होकर महंगा और लंबा रास्ता लेना पड़ता था। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर यात्रा में 16 दिन अधिक लगते थे और 4800 मील बढ़ जाते थे, और इससे यात्रा की कुल लागत $20,000 तक बढ़ जाती थी, जो 2020 में $1,55,000 के बराबर है। 1969 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन के युद्ध के कारण स्वेज नहर बंद हो गई थी, जिससे सभी जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ा। सुपर टैंकरों में ज्यादा माल लादा जा सकता था, जिससे वे ज्यादा किफायती और इस्तेमाल के लिए आकर्षक बन गए थे। इसीलिए सुपर टैंकर अपनाए गए और उनके लिए नया टर्मिनल भी स्वीकार किया गया। 1966 में गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन ने आयरलैंड के बेंट्री बे में वुडी आइलैंड को नए टर्मिनल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना। वुडी आइलैंड में एक लंबा, सुरक्षित और गहरे पानी का लंगर स्थान था, और यह जगह किसी भी बड़े आबादी केंद्र या शिपिंग लेन से काफी दूर थी। निर्माण कार्य 1967 में शुरू हुआ और टर्मिनल 1969 में पूरा हो गया। तटवर्ती सुविधा में एक टैंक फार्म था, जिसमें 2 टैंक बैलास्ट के लिए थे, जिनका मुख्य रूप से तेल टैंकरों से गंदे बैलास्ट और टैंक धोने का पानी को प्राप्त करने और उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता था। अन्य 15 भंडारण टैंक, जिनकी कुल क्षमता 1.3 मिलियन टन तेल थी, डीजल, कच्चे तेल और समुद्री जहाजों में उपयोग होने वाले बंकर ईंधन के लिए आवंटित किए गए थे। तटवर्ती सुविधा से 396 मीटर दूर 488 मीटर लंबाई वाला अपतटीय जेट्टी था। जेट्टी को 22 पाइल्स या डॉल्फिन नामक समुद्री संरचनाओं पर बनाया गया था, ताकि सुपर टैंकर वहां माल उतार या लाद सकें। जेट्टी के पश्चिमी छोर को डॉल्फिन वन कहा जाता था, जिसे बंद रखा गया था, और पूर्वी छोर को डॉल्फिन 22 कहा जाता था। डॉल्फिन 22 में एक सुरक्षा हट, सिक्का, टेलीफोन बॉक्स था, और इसका उपयोग लोगों और क्रू के लिए मुख्य भूमि और द्वीप पर स्थित ऑन शोर सुविधा या टर्मिनल के बीच प्रवेश और निकास क्षेत्र के रूप में किया जाता था। शुरुआत में द्वीप से एक पुल के जरिए जेट्टी तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इसे हटा दिया गया और मजदूरों को जेट्टी तक आने जाने के लिए नाव लेनी पड़ती थी। 1968 में टैंकर मोटरपोत यूनिवर्स आइलैंड गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन के लिए सेवा में आया। 3,12,000 टन की क्षमता के साथ ये अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा पोत था, जो कुवैत से विटी आइलैंड तक तेल ले जाता था। ये कंपनी द्वारा ऑर्डर किए गए 6 सुपर टैंकरों में से पहला था। हर 10 दिन में एक सुपर टैंकर बेंट्री बे में पहुंचता था, और फिर 3 छोटे फीडर टैंकर कच्चे तेल को वेल्स, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और स्पेन की रिफाइनरियों में वितरित करते थे। ऑपरेशन के पहले 5 वर्षों में टर्मिनल बहुत सफल रहा। 10 जून 1975 को स्वेज नहर फिर से खुल गई और अफ्रीका के चारों ओर का रास्ता एक बार फिर से ज्यादा महंगा विकल्प बन गया। तेल को छोटे टैंकरों में ट्रांसफर करने में होने वाली देरी और लागत के साथ साथ सुपर टैंकर आर्थिक रूप से कम आकर्षक लगने लगे। मंदी और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने उद्योगों को जस्ट इन टाइम नामक एक नई प्रणाली लागू करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उत्पादों को स्टोर करने में लगने वाला समय कम किया जा सके और उनकी नकदी प्रवाह में सुधार हो सके। इसका मतलब था कि विटी आइलैंड टर्मिनल पर मांग कम हो गई। 1970 के दशक के अंत तक गल्फ ऑयल टर्मिनल्स आयरलैंड को टर्मिनल की व्यवहार्यता बनाए रखना मुश्किल होने लगा। कंपनी को संचालन को मजबूत करने और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए
कई लागत बचत उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टर्मिनल और ऑफशोर जेट्टी पर अग्निशमन प्रणाली में सिस्टम को डाउनग्रेड करने के लिए 3 संशोधन किए गए थे। 1970 में पहला डाउनग्रेड ये था कि फायरमैन को हमेशा प्रेशराइज्ड न रखने का निर्णय लिया गया। टर्मिनल पर स्थित कंट्रोल रूम में डिस्पैचर आपात स्थिति में सिस्टम को सक्रिय करेगा। इसके बाद उन्होंने जेट्टी पर प्री मिक्स्ड फोम सिस्टम से ऑटोमेटिक ट्रिगर हटा दिया। सिस्टम फिर दूर से संचालित होगा। फिर 1971 में उन्होंने कंट्रोल रूम में मौजूद रिमोट कंट्रोल बटन हटा दिया, जो सेंटर प्लेटफॉर्म पर फोम को ट्रिगर करता था। मोटर वेसल बीटलजूस ऑयल टैंकर की क्षमता 1,21,400 टन तेल की थी। यह 1968 में सेंट नाजर फ्रांस में बनाया गया था और इसका मालिक टोटल ऑयल एसए था, जो एक फ्रांसीसी ऊर्जा और पेट्रोलियम कंपनी है। अन्य बड़े टैंकरों के विपरीत बीटलजूस में लोडरकेटर या स्ट्रेस कैलकुलेटर नहीं था, जो लोडिंग या बैलास्टिंग के समय जहाज की संरचना पर तनाव और मोड़ बलों की गणना करता है। बैलास्टिंग में लोडिंग जैसा ही होता है, बस माल की जगह जहाज पानी लोड या डिस्चार्ज करता है ताकि स्थिरता बनी रहे। लोडरकेटर मास्टर और चीफ ऑफिसर को माल और बैलास्टिंग ऑपरेशन जल्दी योजना बनाने की सुविधा देता है ताकि जहाज की स्थिरता सुरक्षित सीमाओं के भीतर बनी रहे। तेल ले जाने वाले कई जहाजों में इनर्ट गैस सिस्टम होता है, क्योंकि तेल या ईंधन से जुड़ी अधिकांश गैस ज्वलनशील होती है। इनर्ट गैस सिस्टम में नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैर प्रतिक्रियाशील गैस खाली टैंक या बंद जगह में पंप की जाती है ताकि ज्वलनशील गैस बाहर निकल जाए और आग या विस्फोट का खतरा न रहे। लेकिन बीटलजूस में इनर्ट गैस सिस्टम नहीं था। उस समय ये सुरक्षा उपाय अनिवार्य नहीं थे और टोटल ने इनमें निवेश नहीं किया था। 1977 में बीटलजूस को सिंगापुर में एक विशेष सर्वे के लिए ड्राई डॉक किया गया था। सर्वेयरों ने जंग लगे हिस्सों को बदलने, कुछ मेटल डेक प्लेट्स जो उन क्षेत्रों को मजबूत करती हैं जो लोड के तहत मुड़ने और झुकने के लिए प्रवृत्त होते हैं, और स्थायी बैलास्ट टैंकों और सैक्रिफिशियल एनोड्स के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए सिफारिशों की एक सूची प्रस्तुत की। सैक्रिफिशियल एनोड्स का उपयोग धातु संरचनाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे जंग एनोड की ओर आकर्षित होती है और वे जिस धातु की रक्षा करते हैं उसकी उम्र बढ़ जाती है। सभी जहाजों में सैक्रिफिशियल एनोड्स होते हैं जिन्हें बार बार बदलना होता है। अंतिम सुझाव था कि स्थायी बैलास्ट टैंकों पर सुरक्षात्मक कोटिंग लगाई जाए। टोटल ने सभी सिफारिशों को खारिज कर दिया क्योंकि वे बिक्री पर विचार कर रहे थे और खर्च उठाना नहीं चाहते थे। 24 नवंबर 1978 को बीटलजूस फारस की खाड़ी में सऊदी अरब के रस तनूरा बंदरगाह से रवाना होता है। ये लेक्सस पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ है, जिसमें 74,000 मीट्रिक टन अरबी हैवी क्रूड ऑयल और 40,000 मीट्रिक टन अरबी लाइट क्रूड ऑयल का पूरा माल है। बीटलजूस की योजना साइनस लिस्बन के दक्षिण में जहाज हल्का करने रुकने की थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वो बंदरगाह में नहीं जा सकता, तो ये लेक्सस की ओर बढ़ता है। लेकिन बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर एक जहाज डूब गया है और इसलिए इसे विटी आइलैंड की ओर जाने के लिए कहा जाता है। बीटलजूस 30 दिसंबर को बेंट्री बे रवाना होता है और बिस्के की खाड़ी में खराब मौसम झेलता है। रास्ते में तेल रिसाव की रिपोर्ट होती है और जहाज को धीमी गति से ब्रेस्ट फ्रांस भेजा जाता है। चालक दल रिसाव ढूंढकर ठीक कर देता है। बीटलजूस अपनी यात्रा विटी द्वीप की ओर जारी रखता है। 4 जनवरी 1979 को बीटलजूस बेंट्री बे में पहुंचता है। इसे बर्थ लेने के लिए इंतजार करना पड़ा क्योंकि इसकी सिस्टर शिप मोटर वेसल काशापी कुछ दिन पहले ही आ गई थी। ये काशापी की आखिरी यात्रा है। इसे कबाड़ में बेचकर तोड़ने ताइवान ले जाया जा रहा है। शनिवार 6 जनवरी को रात 8 बजे बीटलजूस ने लगभग 30 मीटर गहरे पानी में ऑफशोर जेट्टी पर बर्थिंग पूरी कर ली। प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी जहाज पर गल्फ ऑयल सेफ्टी चेकलिस्ट पूरी करता है, जो कार्गो उतारने से पहले जरूरी होती है। रात 11:15 बजे बीटलजूस अपने 1,14,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल को उतारना शुरू करता है, जिसे पूरा होने में 36 घंटे लगने चाहिए। 7 जनवरी रविवार को कुछ क्रू सदस्य बेंट्री टाउन किनारे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आधी रात से पहले लौट आएंगे। दिन के दौरान बीटलजूस के 2 संभावित खरीदारों की ओर से 2 सर्वेयर जहाज की स्थिति का आकलन करने के लिए आते हैं। शाम 6 बजे बीटलजूस अरेबियन हेवी क्रूड ऑयल की डिस्चार्जिंग पूरी करता है और शेष 40,000 मीट्रिक टन
अरेबियन लाइट क्रूड ऑयल को उतारने की तैयारी करता है। शाम 6:35 बजे जहाज कुछ सेंटर बैलास्ट टैंकों में पानी भरना शुरू करता है ताकि डिस्चार्ज कार्गो के वजन की भरपाई और जहाज की स्थिरता बनी रहे। सर्वेयर जहाज से उतरकर मुख्य भूमि पर लौटते हैं और क्रू बेंट्री यात्रा से वापस आता है। बीटल जूस पर 41 क्रू सदस्य, बेकर की पत्नी, एक हार्बर पायलट और कार्गो इंस्पेक्टर हैं। शाम को रात 8 बजे गल्फ ऑयल के कर्मचारी अपनी नाइट शिफ्ट शुरू करते हैं। टर्मिनल पर 5 और जेट्टी पर 6। डिस्पैचर जॉन कॉनली टर्मिनल के कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम से रोशन जेट्टी और टैंकर का पूरा दृश्य साफ दिखता है, जिससे कॉनली जेट्टी की सभी गतिविधियां आसानी से देखी जा सकती हैं। रात 11 बजे क्रू को पता चलता है कि जहाज का ट्रिम और लिस्ट अभी भी सही नहीं है, इसलिए वे बैलास्ट पर चर्चा करते हैं। बीटल जूस में मास्टर और चीफ ऑफिसर को जहाज पर कार्गो या बैलास्ट के तनाव और वितरण की गणना के लिए कोई लोडरकेटर नहीं है। रात 11:30 बजे क्रू टैंकर का ट्रिम और लिस्ट सही करने के लिए स्थायी या समर्पित बैलास्ट टैंकों में बैलास्ट जोड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि जहाज के स्थायी बैलास्ट टैंक कितने जंग लगे हैं। जैसे ही सेंटर और स्थायी बैलास्ट टैंक पानी से भर जाते हैं, वजन शिप के केंद्र में शिफ्ट होकर वहीं केंद्रित हो जाता है और जहाज झुकने लगता है। तनाव जहाज के बीचों बीच बढ़ जाता है और बुरी तरह से जंग लगे डेक प्लेट्स और साइड शेल प्लेटिंग मुड़ने लगती हैं। हुल फट जाता है, जिससे बिजली की तारें बाहर आ जाती हैं। फटे हुए स्टोरेज टैंकों से तेल रिसने लगता है, क्योंकि बीटल जूस में इनर्ट गैस सिस्टम नहीं है। कटे हुए बिजली के तारों से निकली चिंगारियां तेल से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों को जला देती हैं, जो फटे हुए टैंकों से बाहर आ रही होती हैं। जैसे ही जहाज बीच से टूटता है, 00:31 बजे जहाज के बीच से एक छोटी सी आग भड़क उठती है। जहाज के दोनों ओर बड़ी मात्रा में तेल बहकर बाहर निकलता है और लगभग 00:40 बजे उसमें आग लग जाती है। घना धुआं प्लेटफॉर्म पर फैलता है, जिससे जेट्टी क्रू को शरण लेने के लिए भागना पड़ता है। फायरमैन को कंट्रोल रूम में कॉनेली कंट्रोल करता है, इसलिए जेट्टी क्रू पानी और फोम तक नहीं पहुंच पाते। रेडियो पर क्रू सुरक्षा नौकाओं को बुलाने और फायर हाइड्रेंट चालू करने की पुकार सुनते हैं। वे कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं, पर जवाब नहीं मिलता। डिस्पैचर जॉन कॉनली कंट्रोल रूम छोड़ चुके हैं। ठीक 00:45 से पहली चिंगारी के 15 मिनट बाद कॉनेली जब कंट्रोल रूम लौटते हैं तो वो लपटे देखते हैं। वो तुरंत फायर पंप चालू करते हैं ताकि जेटी पर फायर फाइटिंग उपकरण चलाया जा सके। वो आपातकालीन ब्लॉक वाल्व बंद करने की भी कोशिश करते हैं ताकि जहाज से जेटी तक तेल की आपूर्ति बंद की जा सके, लेकिन किल स्विच काम नहीं करता। वह गल्फ ऑयल के ऑपरेशंस मैनेजर को आपातकाल की सूचना देते हैं और रेडियो से बचाव नौका डॉन मार्क को संदेश भेजते हैं ताकि जेटी पर फंसे लोगों को निकाला जा सके। रेडियो संदेश पास की नावों एसएनएवी और बिल बिलबाओ द्वारा सुना जाता है, जो तुरंत आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हैं। कॉनेली पावर हाउस के पंपमैन को भी कॉल कर जेटी जाकर मदद करने को कहते हैं। अफरा तफरी में वो गल्फ ऑयल बिल्डिंग या जेटी पर सायरन बजाना भूल जाते हैं। बेंट्री पुलिस स्टेशन में आयरिश पुलिस या गार्डा को आपातकाल की सूचना मिलती है और वे अपने स्टेशन से आग देख सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी गल्फ ऑयल कंट्रोल रूम में कॉल करते हैं, पर लाइन व्यस्त होने से संपर्क नहीं होता। रात 00:50 बजे पोर्ट और स्टारबोर्ड स्थायी बैलास्ट टैंकों में कई छोटे छोटे धमाके होते हैं। जेट्टी पर प्रदूषण अधिकारी रेडियो पर कॉनोली से बचाव नौकाएं जल्दी भेजने की गुहार लगाते हैं। कॉनोली आश्वस्त करते हैं कि नौका उन्हें लेने के लिए रास्ते में है। बीटल जूस के कई क्रू सदस्य गैंगवे से उतरकर जेट्टी के पूर्वी छोर पर स्थित डॉल्फिन बाइस की ओर दौड़ते हैं। उम्मीद है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। पायलट कॉनोली को बताते हैं कि वो टैंकर के पिछले डेक पर 4 क्रू के साथ हैं और वे पानी में कूद रहे हैं। पंपमैन बीटल जूस के बीचों बीच आग देखता है, लेकिन जेट्टी पर कोई आग नहीं है। जेट्टी के नीचे पानी पर आग है, लेकिन वो कैटवॉक या डॉल्फिन बाइस तक नहीं पहुंची है। कॉनेली कई और रेडियो कॉल करता है। वो पोस्ट मिस्ट्रेस से अतिरिक्त मदद मंगवाने को कहता है और ड्यूटी टग बेंट्री बे को सहायता के लिए बुलाता है।
बेंट्री बे बीटलजूस से 20 मिनट दूर है और रेडियो संपर्क के तुरंत बाद रवाना हो जाता है। डॉनमार्क केवल 0051 बजे अस्कॉन जेट्टी से, जो डॉल्फिन बाइस जेट्टी के सामने है, रवाना हो पाता है और वह लगभग 5 मिनट दूर है। 0054 बजे तक आग और भड़क जाती है और लपटें केंद्र प्लेटफॉर्म के ऊपर 60 मीटर से भी ऊंची उठने लगती हैं। आग प्लेटफॉर्म के पूर्व की तरफ जेट्टी तक पहुंचती है और जहाज के मिडशिप से स्टर्न तक फैल जाती है। लपटें पानी के ऊपर फैलती हुई द्वीप के किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। डेनमार्क 0058 बजे डॉल्फिन बाइस जेट्टी पर पहुंचता है और स्नाव 4 मिनट बाद उसके पीछे आता है, लेकिन बचाव नौका पहले ही बहुत देर कर चुकी है। तेल के पानी पर जलने और आग की तीव्र गर्मी के कारण वह पास नहीं जा सकती। दोनों नौकाएं जेट्टी पर फंसे लोगों की जान बचाने में असहाय हैं। बेंट्री में आयरिश पुलिस अपने अधीक्षक को सतर्क करते हैं, जो तुरंत ही बड़ी दुर्घटना की आपात योजना को लागू कर देते हैं। स्थानीय अग्निशमन अधिकारी को सतर्क किया जाता है और बेंट्री टाउन में फायर सायरन बजती है। डनमैनवे और स्केब्रीन की अग्निशमन सेवाओं को भी सतर्क किया जाता है। रात 01:06 बजे बीटलजूस से गड़गड़ाहट और टूटने की आवाज आती है, जिसके तुरंत बाद केंद्र बैलास्ट टैंकों में जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट की ताकत से टैंकर का ढांचा चीर जाता है और जेट्टी पर खड़े लोग पानी में जा गिरते हैं। जहाज पर मौजूद तेल का माल जल उठता है और आग 90 मीटर से भी ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसमें तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। विस्फोट इतना तेज था कि जहाज और तेल संयंत्र के टुकड़े 6 मील दूर मियेले घाटी तक पहुंच गए। जहाज से निकला एक बड़ा टुकड़ा, जो लगभग एक कार के आकार का है, टैंक फार्म में मौजूद तेल भंडारण टैंकों में से एक को बाल बाल चूक जाता है। विस्फोटों की आवाज पूरे वेस्ट कॉर्क में और 35 मील दूर तक सुनी जा सकती है। बेंट्री के वेस्ट लॉज होटल में रविवार रात मुख्य समारोह कक्ष में चल रहा नृत्य फर्श हिलने से कार्यक्रम बीच में रुक गया। बाहर आग की लपटें बेंट्री के ऊपर रात के आसमान को रोशन करती हैं। वीडी द्वीप पर वहां रहने वाले 14 परिवार अपनी नावों की ओर भागते हैं ताकि वे मुख्य भूमि की ओर भाग सकें। वे इस दृश्य का वर्णन पोम्पेई जैसा करते हैं, जहां लपटें 40 मीटर ऊपर उठ रही थीं और गौशालाओं की छतों पर शरपनल गिर रही थीं। पूरा देहात ऐसे रोशन था जैसे दोपहर हो। गल्फ ऑयल कर्मचारी मदद करते हैं, लेकिन फायर टेंडर स्टार्ट नहीं होता। उन्हें फायर हाइड्रेंट्स और फायर होस के साथ भी इसी तरह की समस्याएं आती हैं और उनके पास ना तो ब्रीदिंग उपकरण हैं और ना ही सुरक्षात्मक कपड़े। तक बेंट्री बे जेट्टी पर 1:10 बजे पहुंचता है। स्किपर बीटलजूस को जेट्टी से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन क्विक रिलीज मैकेनिज्म फंसा है और टैंकर नहीं छूट पाता। पास के काउंटी से बेंट्री, स्केब्रीन और डनमैनवे फायर ब्रिगेड छोटी फेरी बोट से द्वीप पर पहुंचने में सफल हो जाती है। बेंट्री फायर ब्रिगेड को पता चलता है कि 2 लैंड रोवर और टर्मिनल फायर इंजन चालू नहीं हो रहे। फिर अस्कॉन जेट्टी से टांग फार्म तक फायर उपकरण ला रहा एक ट्रक खराब हो जाता है। दमकल कर्मी जलते हुए जहाज के पास नहीं पहुंच पाते। कंक्रीट की जेट्टी समुद्र में ढह जाती है। फायर फाइटर्स और गल्फ ऑयल टर्मिनल कर्मचारी आग को टैंक फार्म तक फैलने से रोकने और तेल रिसाव नियंत्रित करने पर ध्यान देंगे। विस्फोट के करीब 12 घंटे बाद 1300 बजे बीटलजूस अपनी मूरिंग्स पर 30 मीटर गहरे पानी में डूब जाती है, जिससे उसका धनुष जल रेखा से ऊपर निकला रहता है। इससे मुख्य आग बुझ जाती है और फायर फाइटर्स रविवार शाम करीब 2000 बजे आखिरी लपट को भी बुझा देते हैं। राहत कर्मी मलबे के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जहाज के चारों ओर जहरीली और ज्वलनशील गैस का बादल है, जो बिना किसी चेतावनी के आग पकड़ सकता है। इस घातक बादल के हटने में 2 हफ्ते लगते हैं। फिर ही वे मलबे से शव निकालकर बचा हुआ कच्चा तेल पंप कर सकते हैं। 51 लोगों की मौत हुई। बीटलजूस के 41 क्रू मेंबर, बेकर की पत्नी, आयरिश पायलट, एक कार्गो इंस्पेक्टर, गल्फ ऑयल के 6 जेटी वर्कर और एक डच गोताखोर, जिसकी मौत बचाव कार्य के दौरान हुई थी। 51 मृतकों में से सिर्फ 27 शव मिले, जिन्हें बेंट्री हार्बर को देखते सेंट फिनबार्स चर्च के कब्रिस्तान में दफनाया गया। डच मलबा उद्धार कंपनी अल्स्मिथ एंड कंपनी ने बीटलजूस को 4 हिस्सों में उठाया और उसके अगले हिस्से को 100 मील दूर
खुले समुद्र तक खींचकर ले जाकर डुबो दिया। इससे मछुआरा समुदाय ने विरोध किया, इसलिए दो हिस्सों को निपटाने के लिए स्पेन ले जाया गया। आखिरी हिस्सा स्थानीय रूप से तोड़ा गया, पर जुलाई 1980 में हटाया गया। स्थानीय मछली पकड़ने के इलाकों में भारी प्रदूषण था। सफाई 1983 में पूरी हुई। मलबा हटाने, सफाई और मुआवजे की कुल लागत लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसमें जहाज के मालिक टोटल द्वारा गल्फ ऑयल को दिया गया मुआवजा भी शामिल था। ज्यादातर लागत बीमा कंपनियों ने दी और दावों और प्रतिदावों का निपटारा अदालत के बाहर ही हुआ। आयरिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, जिसने 1 साल से ज्यादा समय में 480 पन्नों की रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में 3 योगदान करने वाले कारकों का उल्लेख किया गया: 11 साल पुराने बीटलजूस की खराब स्थिति, गलत अनलोडिंग क्रम और बैलास्टिंग। इसके साथ ही क्रू की प्रशिक्षण की कमी और अंत में जहाज और जेट्टी दोनों पर अग्निशमन और बचाव प्रणालियों का अपर्याप्त और खराब रखरखाव भी कारण थे। ट्रिब्यूनल ने सरकार की भी आलोचना की कि वह उचित सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नियम बनाने में विफल रही। गल्फ ऑयल ने वुडी आइलैंड टर्मिनल फिर नहीं खोला और 1985 के अध्ययन में पाया गया कि इसका अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार में अब कोई उपयोग नहीं है। अगले साल गल्फ ऑयल ने इस स्थल की लीज आयरिश सरकार को सौंप दी। सीमित मरम्मत कराने के बाद आयरिश सरकार ने टर्मिनल का उपयोग अपनी रणनीतिक तेल भंडार रखने के लिए किया।